हेलो फ्रेंड्स, तो डेट है आज की 29 जुलाई 2020 और द हिंदू में आज हम लोग 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जीएसटी कंपनसेशन के ऊपर है। किस प्रकार से जो जीएसटी कंपनसेशन लेट मिला है स्टेट्स को, उसके बाद भी जो है अभी उनको और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो थोड़ा ब्रीफ में इस आर्टिकल को आज मेंशन किया गया है द हिंदू के अंदर, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड आर्टिकल हमारा आरआईसी, रसिया इंडिया चाइना, जो एक ट्रायंगल जो बनाया गया था और उसमें जो है हर साल जो बातें करनी है उसके अंदर, तो वो अभी भी जो है इंडिया चाइना के बीच में तल्खी आने के बाद भी वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंस में है। और क्या क्या उसके रेलेवेंस हैं, उसके इनिशियल कंटेक्स्ट से लेके इनिशियल ईयर्स से लेकर के आज के कंटेक्स्ट में जब इंडिया यूएस टाइज बढ़ते जा रहे हैं, और दोनों जो है ये रशिया और चाइना दोनों उससे थोड़ा सा उल्टा है, चलता है यूएसए से। तो उसके बाद उसी मैटर में ये आईआर का इशू है, जीएस पेपर 2 से रेलिवेंट है ये। से थर्ड आर्टिकल हमारा है मीटिंग चाइना सिंक्राइजेशन इन एयर पावर विथ एयर पावर। तो ये सिक्योरिटी जो हमारा जो एक टॉपिक है उससे रिलेटेड हो सकता है ये जीएस पेपर 3 के लिए। और इंडियन एयरफोर्स के पूर्व वाइस मार्शल रह चुके हैं एयर मार्शल, उन्होंने लिखा है, अच्छा आर्टिकल है। फोर्थ आर्टिकल जो है हमारा कि वो जैसे आपको पता होगा कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इंडियंस बहुत सारे रहते हैं। इनफैक्ट हमने अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल में डिस्कस भी किया था कि अराउंड 3 लाख से ज़्यादा इंडियंस सिर्फ़ और सिर्फ़ अबू धाबी में रहते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे उनके लिए क्या-क्या सोशल कंसर्न्स हैं, सोशल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जैसे कि वहाँ पे कोई उनको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते, उनकी लिविंग कंडीशंस कैसी रहती है। फिर उसके बाद अभी वहाँ से वो यहाँ माइग्रेट कर रहे हैं बिकॉज़ वहाँ पे उनको अभी जॉब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो चुका है और वहाँ रहने के जो खर्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो न्यू बच्चे हैं उनको मैं बता दूँ कि टेलीग्राम चैनल पे जा कर के द हिंदू 365 अगर आप टाइप करोगे तो आपको द हिंदू से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करते हैं वो आपको वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। फाइल सेक्शन में जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट आर्टिकल है डिगिंग डीपर ऑन जीएसटी कंपनसेशन। अभी देखिए, बिफोर वी डिस्कस दिस आर्टिकल तो हम लोग को पहले जीएसटी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ। जीएसटी जो है 2017 में एक्ट आया था, जैसे आपका वो एक्ट के ऊपर ही लिखा होता है एक्ट स्लैश 2017। तो देखिए, जीएसटी आने से पहले जितने भी स्टेट्स हैं वो लोग अपने स्टेट के अंदर में अलग अलग और भी बहुत सारे टैक्स लगाते थे, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं, जो कि आज भी पेट्रोल के ऊपर जैसे लगता है, स्टेट का अलग लगता है, सेंटर का अलग लगता है। तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल के रेट्स जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग है। उसी प्रकार से बहुत सारे गुड्स के भी जो रेट्स थे वो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग थे, बिकॉज स्टेट्स जो थे अपने सहूलियत के हिसाब से उसके अंदर अलग अलग टैक्स लगाते थे। अब जब जीएसटी आया तो इसकी वजह से जो स्टेट्स जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा पाते थे वो उनको अब लगाना मना हो गया, अब वो नहीं लगा पाते थे। तो जिस वजह से जो है कि जीएसटी को साइन करवाने में बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, और बहुत सारे स्टेट जो थे वो मान नहीं रहे थे कि मैं साइन करूँगा इस पे, बिकॉज़ उनको ऐसा लगता था कि आगे चल कर के जब सेंटर और स्टेट में डिवाइड होगा तो आगे फिर सेंटर क्या पता है उसमें और भी ज़्यादा अपने लिए टैग रूल्स बना दे, बिकॉज ये सेंटर की तरफ से ये एक्ट पास्ड है। और हम लोग को हो सकता है कि हमारे सेस और हमारा जो जो हमारा जो पार्ट है फिनेंस में वो और कम होता जाए। तो उस टाइम पे एक और एक्ट आया था जीएसटी के साथ में, वो आया था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट। तो ये कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट जो था उसमें ये ऐसा वादा किया गया था स्टेट्स को कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को टैक्स को मतलब जीएसटी को आप इम्प्लीमेंट करवाइए, और अगले 5 साल तक जो बेस ईयर वो लोग लिए थे 2017 में जीएसटी आया तो बेस ईयर लिए थे 2017, कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 2017-18 वाला फाइनेंशियल ईयर, और बेस ईयर लिया गया उससे 1 साल पहले मतलब 2016-17 वाला। तो वो बेस ईयर लेने के बाद जो है कि अगले 5 साल तक, वहाँ से 2017 के बाद से 5 साल तक हर साल हम सोचेंगे आपका कि आपका स्टेट हर साल 14% ग्रो करता है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो करता है कि नहीं करता है, हम वैसे एवरेज मान के चलेंगे कि आपका 14% इकोनॉमी ग्रो करती है हर साल। और अगर आपको 14% उतना गेन नहीं होता है जीएसटी के थ्रू, तो वो जो गैप है वो सेंटर आपको पे करेगी। फॉर एग्जांपल नंबर के टर्म्स से बताते हैं। नंबर्स के टर्म्स में अगर देखिए कि अगर 100 रुपये कमाता था
उत्तर प्रदेश 2017 से पहले। हर साल उसको ऐसा माना गया सेंटर के द्वारा कि आप हर साल 14 रुपये ज़्यादा कमाओगे। तो 14 रुपये मतलब कि 2018 में 114 रुपये, फिर 2019 में 128, फिर 2020 में वैसे आगे आगे। तो इसमें अगर आप पूरा टोटल, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट सिर्फ नहीं कि बिकॉज आप देखिए हर साल जो है पूरा अमाउंट जो है वो 100 से बढ़ करके 114 हो गया। अब 114 के ऊपर में 14% निकलेगा, ठीक है? फिर उसके बाद 128 के ऊपर में 14% उसका निकाला जाएगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता जाता है। तो 5 साल में करीब-करीब 92, 93 ऐसा कुछ बन रहा है। आई डोंट रिमेंबर एग्ज़ैक्टली। वो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के 5 इयर्स का आप देख लेना। तो उतना जैसे ₹100 से वो स्टार्ट किए थे, उसके बाद उनको 5 साल के बाद इतना तो गारंटी है कि उसको 192 या ₹93 उनको मिलेगा। और अगर उतना नहीं मिलता है, मान लीजिए ₹162 ही कमा पाती है स्टेट गवर्नमेंट, तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पे करेगी। तो ये बात हुई थी और ये आपका बैकग्राउंड हो गया। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल के ऊपर। तो आर्टिकल में ये है कि देखिए पिछले 4 महीने जो ऐसे जितना जो लोग को जनवरी में मिलने वाला था जो सेस, वो सेंटर की तरफ से स्टेट को बहुत लेट मिला। तो अब फिर से जो अभी सेस मिलने वाला था वो थोड़ा टाइम पे उनको मिल गया है। तो ये इसी के ऊपर ये आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 4 months in 20 financial year 2020 to 2021, the center has finally managed pay states compensation due to previous year compensation to them for the previous year under जीएसटी regime। तो इसके अंदर अब जो स्टेट जो है कि अब इनके लिए एक थोड़ा राहत का सांस हो गया, बिकॉज अब हेल्थ केयर के ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और चूंकि अभी फाइनेंशियल लॉकडाउन चल रहा है तो उनको भी थोड़ा सा फाइनेंस का प्रॉब्लम है। जो पेट्रोल और ये सब से भी जो आता था वो भी आजकल कम आ रहा है, बिकॉज लोग जब बाहर निकल ही नहीं है तो पेट्रोल भी उतना लोग नहीं भरवा रहा है। तो अब देखिए ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड दिया हुआ है, इसके ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया उसको थोड़ा एलाबोरेट करके मतलब हमने डिस्कस किया, ये एक पैराग्राफ में थोड़ा बैकग्राउंड है। तो हर साल 14% उनका बढ़ने का है। पिछले साल भी जो पिछला जो आया था आपका सेस वो करीब-करीब 70,000 जो है वो कम था। जैसे स्टेट को 70,000 करोड़ सेंटर ने पे किया था। क्यों पे किया था? तो क्योंकि उनको उतना कम मिला था। अब इसी के ऊपर आगे कहते हैं कि ये जो गैप है 70 करोड़ से बढ़ कर के और भी होने वाला है। स्टेट्स को और भी कम मिलने वाले हैं रेवेन्यू, बिकॉज़ जो ऑल ओवर इंडिया में जो जनता जो खर्च कर रही है वो भी तो कम कर रही है। लेकिन स्टेट को तो ये कमिटमेंट किया हुआ है सेंटर कि मैं तुमको इतना रुपया पे करूँगा ही, इर्रेस्पेक्टिव कि क्या होगा आगे। मार्केट के गिराव या फिर चढ़ाव के बजाय हम लोग आपको इतना पे करेंगे। अब ये जो है दिस हैज़ बिकम अ पेन इन द एस ऑफ सेंटर कि अब इनका जब यहाँ मार्केट से कलेक्शन हो नहीं रहा है, तो पिछले साल पहले भी ऐसा हुआ है कि जो कुछ पैसे बच गए थे जो इनको पेमेंट करना था, वैसे पहले था कि सेस के रूप में जो सेस जो पैसा आता था ना, तो वो सेस जो था एक जैसे आप जीएसटी अगर रिटर्न फाइल करोगे तो सेस का एक कॉलम होता है। तो जो सेस का पैसा आता था वो सेंटर के पास होता था, तो उसी वाले सेस के पैसे से वो डिवाइड करता था अलग-अलग स्टेट्स में उनके कंपनसेशंस। लेकिन अब पिछले साल जो है कि कुछ पैसे कम पड़ गए थे तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से भी निकाल करके स्टेट्स को दिया गया था। तो इसके ऊपर ही राइटर कह रहे हैं कि आगे चल करके अभी ये और बढ़ने वाला है, ये गैप जो है 70,000 करोड़ से और ज़्यादा बढ़ेगा, तो सेंटर को पैसे देने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। निर्मला सीतारमण ने ऐसा कहा था कि हम जून-जुलाई तक इसके ऊपर फिर से मीटिंग लगा कर के बात करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल उस मीटिंग के ऊपर में कुछ भी बातचीत, शेड्यूल या फिर कुछ भी ऐसा नहीं आया है फ़िलहाल। तो अब इसके ऊपर जो है कि सब स्टेट्स भी समझ रहे हैं और सेंटर भी समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा अभी प्रॉब्लम चल रहा है। एक तो पैंडेमिक है और फिर उसके बाद ये जो पैसे जो उनको पेमेंट करने हैं। तो लेकिन कहीं न कहीं जैसे राइटर कहते हैं लास्ट में कि अब 3rd ईयर हम लोग आने वाले हैं ऑलमोस्ट जब से जीएसटी निकल चुका है। और अगर स्टेट्स को पैसे मिल जाते हैं टाइम पे, तो वो अपने क्या किस प्रकार से उनको आगे क्लैरिटी आ जाएगा उनको कि आगे किस प्रकार से उनके मतलब बजट बनाना है, कैसे किस स्कीम में कितना खर्च करना है। क्योंकि सेंटर ऐसा कह रहा है कि अगर बाई चांस हम जितना अभी अगर हम लोग, तो आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर बढ़ते हैं। आर्टिकल 2, आरआईसी अ ट्रायंगल दैट इज स्टिल इम्पोर्टेंट। आरआईसी जैसे आपको पता है कि चाइना, इंडिया, रशिया का एक फॉरेन समिट है, होता है हमेशा एंगेजमेंट हम लोग बनाते हैं। तो इसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले भी जून 23 को पिछले महीने बातचीत हुई थी। उस टाइम पे हमारा जो है एलएसी के ऊपर विवाद भी काफ़ी हाई था। और कहीं न कहीं आरएसी की मीटिंग के दौरान और उसके बाद में थोड़ी-सी मतलब जो हमारे जो टॉक्स हैं वो और ज़्यादा बढ़े थे।
और इस वजह से अब जो है उस टाइम के जो मीटिंग में जो बातें हुई थी, जो फॉरेन प्रीमियर्स एक दूसरे कंट्रीज़ के जो जिन्होंने जो कुछ कहा था, उसके ऊपर थोड़ा विश्लेषण है। जैसे कि उस टाइम पे जो चाइनीज़ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोई भी आयरनी नहीं देखा। जैसे कि वो जो भी चीज़ वहाँ बात कर रहे थे या फिर वर्ल्ड ऑर्डर में जो वो लोग बोलते हैं, और वो लोग बैकग्राउंड में जो इंडिया के साथ, वियतनाम के साथ और साउथ चाइना सी के साथ जो लोग के साथ जो करते हैं, उसके ऊपर उनको कुछ आयरनी कुछ नहीं दिखा था, ऐसा राइटर का कहना है। उसके अलावा जो फॉरेन मिनिस्टर थे आपके रशिया के, तो उनका ऐसा कहना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कि यूनिलैटरल कोहेज़न मेथड्स नहीं अपनाने चाहिए। जो भी चीज़ आपको आगे कुछ भी चीज़ करना है 2 कंट्रीज़ के बीच में, तो हमेशा जब 2 कंट्रीज़ के जो एलओसी इन्वॉल्व्ड हैं, तो फिर दोनों कंट्रीज़ के टॉक के बाद ही आगे कुछ भी चीज़ बढ़ाना चाहिए। तो कहीं न कहीं जो संकेत था वो चाइना की तरफ था। फिर उसके बाद इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, मिनिस्टर एस जयशंकर, तो उनका ऐसा कहना था कि देखिए, हम लोग को वर्ल्ड में एक ड्यूरेबल वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन करके चलना है, और हमें इस वजह से जो मल्टीलैटरलिज्म है और जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं आपके पार्टनर्स के, उसको कहीं ना कहीं अंडरमाइन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और उन सब की जो बात है, सबका जो मत है, उनको सब एक साथ लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद राइटर जो है वो इनिशियल ईयर्स के ऊपर में थोड़ा-सा बात करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इनिशियल ईयर्स में राइटर कहते हैं कि देखिए, जब 2000 में ये चीज़ आरआईसी डायलॉग्स का जो कमेंसमेंट हुआ था, तो उस समय तीनों कंट्री जो है आपस में मेल-मिलाप करके मल्टीपोलर वर्ल्ड को ट्रांज़िशन लाने के लिए ये डायलॉग समिट जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, और आपस में बातचीत करके फिर उसके बाद ये स्टार्ट करा था। उस टाइम पे ये एंटी यूएस कंस्ट्रक्ट नहीं था, जैसे कि तीनों कंट्री, 2 3 में से 2 कंट्रीज़ जो है वो ज़्यादातर यूएस के अपोज़ में है, और इंडिया भी कुछ ख़ास एलाई नहीं था 2000 के टाइम पे। तो उस टाइम पे ये एंटी यूएस कंस्ट्रक्ट नहीं था, ये था नॉन वेस्ट कंस्ट्रक्ट, जिसके अंदर में जो हम लोग ज़्यादातर जो अभी आश्रित है लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ पे, तो हम लोग ऐसा एक एक पैनल बनाएँ जिसके अंदर हम लोग आपस में ज़्यादा इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस करें, और फिर हम लोग का जो मेल-मिलाप है वो ज़्यादा बढ़ाएँ हम लोग, और आगे चल कर के एक वर्ल्ड ऑर्डर, एक एशियन वर्ल्ड ऑर्डर हम लोग क्रिएट करें। तो अब उसके बाद क्या था कि इसके ऊपर और भी कुछ ऐसे टर्म्स थे, जैसे कि सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बढ़ाने की बात, फिर सोशल पॉलिसीज़ ऐसे हम लोग को बनाने हैं जिसके अंदर जो है कि जो अब्रॉड के जो दूसरे रिज़ीम हैं उसके प्रति हम लोग पेशेंस लेकर के आएँ, और फिर उसके बाद जो डेमोक्रेटाइज़ेशन है उसको भी सपोर्ट करना है ग्लोबल इकोनॉमी में। ऐसा नहीं होगा कि जैसे जो ब्रिक नेशंस हैं या फिर जो इंडिया है उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको अंडरमाइन कर ले। तो आरआईसी जो डायलॉग्स हुआ था शुरू में, तो शुरू के कुछ साल तो इंडिया की जो नीतियां हैं और इंडिया का जो कंसर्न्स है वो बहुत अच्छा से मेल मिलाप होकर के आगे चला, चाइना के साथ भी और रशिया के साथ भी। रशिया के साथ तो ख़ैर आज तक चल रहा है। शुरू में जब वो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आए थे, तो उसके जस्ट कुछ ही दिन के साल के बाद में इंडिया के जो पॉलिटिकल डिफेंस का जो जो खरीदारी है और जो एनर्जी सेक्टर में जो खरीदारी है, वो इंडिया रशिया के बीच में और भी ज़्यादा ग्रो कर गया। फिर उसके बाद 2003 में जो है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक मतलब बातचीत हुई कि अब हम लोग आगे जो चल करके जितने भी हमारे मल्टी सेक्टरल जितने भी जो रिलेशंस हैं, चाहे वो बॉर्डर डिस्प्यूट हो या फिर कोई और जैसे इकोनॉमिकल कोऑपरेशन हो, तो हम लोग बातचीत के थ्रू, इंटर मिनिस्ट्रियल टॉक के थ्रू हम लोग सारा कुछ को सुलझा लेंगे। फिर 2005 में एक एग्रीमेंट भी आके आया जिसके अंदर में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो इंटरेस्ट थे इंडिया के, वो एड्रेस किए गए चाइना की तरफ से। तो ये सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद अब जैसे-जैसे इंडिया और यूएसए के टाइज़ जब बढ़े, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कल परसों भी डिस्कस किया था कि इनकम्पसिंग द, हम लोग जैसे कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में हम लोग और ज़्यादा हमने टाइज़ को स्ट्रेंथन करा। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर डील है, सिविल न्यूक्लियर डील, वो भी हमने फाइनलाइज़ करा। फिर इसके बाद डिफेंस सेक्टर में भी हम लोग रिलेशनशिप बढ़ाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग का हमने एग्रीमेंट साइन करा। तो ये सब सारा कुछ हमने जब शेयर करा है एक-दूसरे के साथ में, तो इसके वजह से जो है कि बहुत सारे टॉक्स वर्ल्ड लेवल पे शुरू हो गए। इंड की ऐसा उसमें से एक कहता था कि यूएस के सेक्रेटरी जो थे, स्टेट और नेशन के सिक्योरिटी एडवाइज़र जो थे, उनका वो ऐसा लिखे थे, जैसे उनका नाम था कंडोलीज़ा राइस। उन्होंने ऐसा लिखा था कि जब यूएस और चाइना की जो तल्खी है वो वर्ल्ड लेवल में जब प्रोमिनेंस लेना लग शुरू कर लिया, जब उसके जब बारे में बहुत ज़्यादा बातें होने लग गई, तो यूएसए ने एशिया के अंदर से एक डेमोक्रेटिक नेशन को अपना सपोर्ट और अपना अलाई बनने को चुना, जिसका नाम है इंडिया। तो उसके बाद से देखिए कि ऐसा, ये तो उनका कहना ही था। उसके बाद जो है कि और भी जैसे
राइटर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है कि टेक्सचर में चेंज आया इंडिया चाइना, इंडिया रशिया या फिर रशिया यूएसए के मैटर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही इंडिया जो है कि यूएसए की तरफ ज़्यादा झुकने लग गया, तो फिर उसके बाद 2005 में तो हमने और इंडिया और चाइना का जो किया था हमने एग्रीमेंट नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो वो चीज़ अब थोड़ा बहुत धुल-मिल नज़र आया और चाइना जो है अपना 2005 का एग्रीमेंट को अब बहुत कम ही तवज्जो देता है या फिर उसके बारे में कभी ज़िक्र करता ही नहीं है। उसके बाद जो चाइना ने पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित कर दिया बिना इंडिया से पूछे हुए, बिना उसको कुछ सोचे हुए। उसके बाद जो इंडियन ओशियन के अंदर में या फिर और भी जो मिलिट्री या फिर इकोनॉमिकल प्रेजेंस है इंडिया को, उसको किस प्रकार से अंडरमाइन करते आया है चाइना, वो भी सबको पता ही है। उसके बाद जैसे अगर रशिया और यूएसए, रशिया खैर इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन रशिया और यूएसए के बीच में जो है बहुत कुछ चेंज हो चुका है 2005-2000 के बाद में। जैसे कि 2014 में यूएस रशिया जो रिलेशंस है वो बहुत ही अलग लेवल पे पहुँच गया जब क्रीमिया जो वहाँ रशिया ने जो फिर से इनक्रोच कर लिया था, उसको कब्जा लिया था क्रीमिया को, तो फिर उसके बाद रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे उनको। आपके जो G7 था उसके अंदर से उनको निकाल दिया था। तो इस वजह से थोड़े से और प्रॉब्लम्स इंडिया यूएस और रशिया के बीच में और ज़्यादा बढ़ गए। तो इसके खिलाफ रशिया ने क्या किया कि वो अफ़गानिस्तान में जाकर के जहाँ पे बहुत दिन से यूएसए सब चीज़ को नॉर्मलाइज़ करने का कोशिश कर रहा था, वहाँ जाके उसने तालिबान को आग लगाया और तालिबान जो है उसको सपोर्ट रशिया कर करके और फिर पाकिस्तान को इसके साथ अंदर ले करके और फिर वो रशिया ने यूएस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया वहाँ पे। तो इससे क्या है रशिया और यूएस के बीच में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गए। इसके अलावा रशिया जब देखा कि जब उधर से उसको काट दिया गया है सब जगह उसको यूरोपियन नेशंस में, तो वो ज़्यादा उतना कर नहीं सकता बिकॉज उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो वो चाइना की तरफ थोड़ा सा अपना डिफेंस का थोड़ा ज़्यादा बेचना शुरू कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ कि यूएस के लिए भी ये प्रॉब्लम हो गया और इंडिया के लिए भी कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो गया। अब देखिए चाइना में बहुत सारे आज के डेट में जितने भी जो उसके नए-नए जो उसके एंटी मिसाइल वेपन्स हैं या फिर जो आप उसके कुछ-कुछ फ्लाइट्स भी जो हैं वो एयरक्राफ्ट भी जो है वो रशिया से वो लोग इम्पोर्ट कर रहा है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसके बाद लास्ट में ये कहते हैं राइटर कि देखिए ये सारा कुछ जितना कुछ हुआ है, ये सब के वजह से आप देखिए कि जो आरआईसी जो संस्था बनी थी, उसमें ऐसा था कि हम लोग ओवरलैपिंग और सिमिलर अप्रोच फ़ॉलो करेंगे इकोनॉमिकल टाइज़ के ऊपर में और भी दूसरे कोऑपरेशन के ऊपर में, तो वो आज कहीं न कहीं नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ और सब लोग अपने-अपने मन की कर रहे हैं और ये इनिशियल जो प्रिंसिपल था, वही चीज़ आज धुल-मिल नज़र आ रहा है। आगे जो राइटर हैं, वो कहते हैं कि देखिए भले आरआईएससी के अभी हमारे जितने भी जो कोऑपरेशंस और प्रिंसिपल जो डायलॉग्स थे या फिर आइडियोलॉजी थे वो मीट नहीं करते, लेकिन इंडिया, रशिया, चाइना अभी और भी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो इन्वॉल्वमेंट है उनका वो एससीओ में है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा-सा अगर मैं फीडबैक दूँ आपको, बैकग्राउंड अगर मैं बताऊँ अगर थोड़ा-सा, तो देखिए ये बहुत ही माइलस्टोन एग्रीमेंट था, जिसके अंदर जो बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे, ईरान, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, मंगोलिया, चाइना, ये सब लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर। और इसके अंदर सिर्फ़ एक ही ऐसा नहीं था कि सिर्फ़ फॉरेन सेक्रेटरी जाके बात कर रहे हैं। इसके अंदर जो एससीओ से जो स्ट्रक्चर है उसका, उसमें काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का, फिर हेड ऑफ मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट्स, ये सब लोग आपस में जो है, फिर नेशनल कोऑर्डिनेशन, एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये सब कुछ सब अलग-अलग ग्रुप्स जो हैं वो आपस में बातचीत करते थे, संवाद होता था उनका, तो उनका एक अलग लेवल का रिलेशनशिप चलता था। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जो है कि इंडिया और इससे मतलब इंडिया और बाकी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है काफ़ी इससे फ़ायदा उठाते हैं। इनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव भी आप पढ़ सकते हो कि जैसे नॉर्मल जो सारे इंटरनेशनल कोऑपरेशंस के गोल होते हैं कि हम लोग को कल्चरल टाइज़ बढ़ाने, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बढ़ाना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स से सब में आगे करना है और आगे जो चल के हमें नेबरहुड जितने भी हमारे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम लोग पॉलिसीज़ जो हैं वो ऐसे बनाने हैं डिप्लोमेटिकली कि लॉन्ग टर्म में हम लोग को इससे जॉइंट जॉइंट फ़ायदा हो इन सब में और एक क्षेत्र में सिक्योरिटी पीस इंश्योर हो ओवरऑल। तो इसमें अलग-अलग टाइम पे 1996, 1999 में अलग-अलग कंट्रीज़ जुड़ते गए और फिर उसके बाद 2002 में एससीओ चार्टर भी बना। फिर 2002 में ही आपका देखिए कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स के नाम से जो है वो भी बन गया। तो इसमें काफ़ी बड़ा कोऑपरेशन है और इसमें सबसे बड़ा जो लीड रोल में है, बाकी सब देखिए कि छोटे कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है अपने इकोनॉमिकल रीजंस की वजह से। तो इंडिया, चाइना और रशिया इसका बहुत बड़ा इसके अंदर एक रोल रहता है। तो अब जो है कि
चूँकि हम लोग भी उसके जो मेंबर्स हैं और बाकी के 4-5 कंट्रीज़ जो हैं उसके थोड़ा ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड कंट्रीज़ हैं, तो इंडिया का जो इसके अंदर में जो रोल है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का टाइम अब और ज़्यादा इमेंस हो चुका है। देखिए उसके क्या-क्या रीज़न्स हैं? पहला रीज़न ये है कि देखिए इंडिया और तजाकिस्तान जो है उसके बीच में जो थोड़ा-सा बिल्कुल ऐसा बाउंड्री आता है, अगर आप थोड़ा-सा मैप देखोगे इंडिया का, तो इंडिया और तजाकिस्तान के बीच में एक छोटा-सा सिल्वर लाइनिंग आता है। ये जो सिल्वर लाइनिंग है बीच में, ये अफ़गानिस्तान का एरिया आता है देखिए। ये अफ़गानिस्तान का एरिया, तो अफ़गानिस्तान भी एससीओ के अंदर में एक मेंबर है, फिर तजाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर ही है। अगर बाय चांस आगे चल के ये पीओके का जो पूरा ये जो एरिया है, अगर इंडिया इसको ले लेता है वापस, तो हमारा यहाँ से जो है कि इन दोनों एससीओ कंट्रीज़ के साथ संवाद जो है कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अभी अगर नहीं भी होता है तो फ़िलहाल हम लोग ग्वादर, फ़िलहाल के लिए तो हम लोग यहाँ से जो है आपका छाबहार पोर्ट के थ्रू हम लोग अफ़गानिस्तान के साथ एंटर कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान के आगे तजिकिस्तान के साथ भी हम लोग मिलके बातचीत चल रहा है। तो इसके अलावा जो है कि देखिए आपका इतना ज़्यादा रेलेवेंस हो जाता है कि इस एरिया में पूरा ये जो पूरा एरिया है आपका, जो इसमें कंट्रीज़ इन्वॉल्वड है, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और कज़ाकिस्तान, ये सब सारे कंट्रीज़, मंगोलिया, ये सब। तो इन सब के बीच में जो बड़ा कंट्री है आपका रशिया और इंडिया और चाइना। तो इसके अंदर अभी फ़िलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि चाइना जो है अपना वर्ल्ड एंड रोड जो बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव इसके अंदर चला रहा है आपका, यूरोप की तरफ वो लेकर के जाने का अपना जो उसका प्लानिंग है, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा उसका जो हेल्प है वो रशिया कर रहा है। कि जैसे स्ट्रैटेजिकली अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ है तो वो रशिया ज़्यादातर हैंडल कर रहा है चाइना का। और जैसे कि अभी देखिए तालिबान और ये सब सारा अफ़गानिस्तान के अंदर में भी रशिया जो है बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और चाइना जो है अपना यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपना इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा है। तो इसके अंदर इंडिया को ये चीज़ क देखना चाहिए अभी फ़िलहाल कि ज़्यादा इन दोनों का जो अभी रेलेवेंस है इस वाले एरिया में बढ़े ना, बिकॉज़ फिर उससे क्या है कि रशिया अगर चाइना के ज़्यादा पास चला जाएगा तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ ऐसे जैसे जो अभी हम लोग जो यहाँ पे छाबहार और अफ़गानिस्तान को जो है हमने यहाँ पे एमओयू साइन किया था, छाबहार से लेके अफ़गानिस्तान में बनाने के लिए, तो इंडिया उसके बीच में इंडिया, रशिया जो है दोनों मिल कर के काम कर रहा है। और ये चीज़ बाकी की जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी ये चाहते हैं कि देखिए चाइना और रशिया का जो डीओ है वो चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा, वो चीज़ को आपको कहीं न कहीं डाइल्यूट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके वजह से ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया की तरफ देख रहे हैं। और इस वजह से जो है कि अभी ये रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एससीओ और ये सब की संस्था का। और इंडिया को इसके अलावा भी जो है, जो राइटर ऐसा कहते हैं कि इसके अलावा भी जो है इंडिया को रशिया के साथ अपने बायलैटरल जो आर्म्स है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में तो हम लोग पार्टनर हैं ही बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो है चाइना में, रशिया में जो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका भी हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और फिलहाल का जो कोविड-19 का टाइम है उसमें तो हमें पता ही चल गया कि नेचुरल रिसोर्सेज का कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो दूसरे कंट्री से अगर इंपोर्ट करवा सके, चाइना जो जैसे है कि बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करवाता है। उसके पास होता है फिर भी वो इंपोर्ट करवाता है दूसरी जगह से। तो ये सारा कुछ जो टैक्टिस है इंडिया भी इस चीज़ को अपना सकता है। और चाइना के साथ भी इंडिया को जो है कि अगर बाय चांस अभी फ़िलहाल जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जैसे बायलैटरल समिट जितना भी एसिमेट्री आया है, हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आया है, उन सब चीज़ को हम लोग ख़त्म कर लें, तो सिर्फ़ डिसएंगेजमेंट करके हम लोग जो है कि इस चीज़ के ऊपर शांत नहीं बैठ सकते। इसके अलावा भी हमें और भी दूसरे जो ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज़ है, उसके अंदर हम लोग को बायलैटरल और मल्टीलैटरल इंटरेस्ट पे ध्यान देना है। ख़ास करके टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के ऊपर, बिकॉज़ 5G और ये सब आ रहा है, तो उसके ऊपर कैसे क्या हम लोग को संवाद करना है, ऐसा राइटर कहते हैं, हमें सोचना चाहिए। इस पूरे मुद्दे में जो है कि जो अभी फ़िलहाल देखिए कि तीनों इंडो पैसिफ़िक रीजन जो है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा है तीनों कंट्री के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया देखता है कि ये जियोग्राफ़िकली अगर हम लोग इस चीज़ के अंदर अगर हम लोग घुस जाते हैं, तो मतलब ये इंडो पैसिफ़िक रीजन में अगर हमारा डोमिनेंस रहा तो बाहर कोई एक्सटर्नल पावर इसके अंदर डोमिनेंस नहीं बना पाएगा और हमारे इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो सेफ़ रहेगी। तो हमारे लिए ये स्पेस जो है वो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रीज़न्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो चाइना है वो इंडो पैसिफिक रीजन्स को देखता है कि यूएसए इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है तो इंडिया को हमारे खिलाफ वो प्रिपेयर कर रहा है। रशिया क्या देखता है कि जापान और इंडिया दोनों को जो मिलिट्री अलायंस है वो बना करके यूएस जो है हमारे चाइना और रशिया दोनों के बीच में मतलब चाइना और रशिया दोनों के खिलाफ एक मिलिट्री अलायंस वहाँ पे क्रिएट कर रहा है। लेकिन इंडिया का जो फोकस है वो जैसे आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली कंसर्न्ड है, तो जिस वजह से इंडिया को अभी क्या करना चाहिए कि रशिया को थोड़ा सा मतलब पर्सुएट करना चाहिए। जैसे कि रशिया का एक यहाँ पे पोर्ट है व्लादिवोस्तोक, तो ये पहले पोर्ट आपका पहले चाइना के अंडर में था, लेकिन फिर उसके बाद में 1945
या 55 में उन दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट होकर के ये अब फिर उसके बाद रशिया के पास चला गया और रशिया का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट मेजर पोर्ट है। तो अभी इंडिया के साथ ऐसे प्रपोज्ड एक टॉक चल रहा है जिसके अंदर अभी फ़िलहाल जो इंडिया है यहाँ से गुजरात के थ्रू होकर के सुएज़ कनाल होकर के फिर जाता है रशिया के अंदर। तो अब जो है कि अब इंडिया का ऐसा नया चल रहा है अभी इनिशिएटिव कि यहाँ से हम लोग का नया पोर्ट जो है वो बनाना है व्लादिवोस्तोक तक। तो इससे क्या है कि आपका जो रेंज है वो भी कम हो जाएगा। इसमें 8,000 कुछ नॉटिकल माइल्स है, इसमें 5,500 नॉटिकल माइल्स है। तो जिस वजह से इंडिया का जो यहाँ पे रीच है वो थोड़ा-सा कम हो जाएगा और उसके बाद अगर ये चीज़ हम कम मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, तो जैसे प्रेसिडेंट पुतिन है उनका ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ग्रेटर यूरेशिया, तो आपस में जो कोऑपरेशन है वो बढ़ाने का है और तो इससे क्या है कि उनको थोड़ा-सा और ज़्यादा इससे स्ट्रेंथ मिलेगा और वो भी थोड़ा-सा इस चीज़ से खुश हो जाएँगे। और इसमें कहीं न कहीं उनको ये समझ भी आएगा कि कहीं न कहीं हम जो है कि रशिया से दूर नहीं जाना चाहते, हम रशिया के साथ तो एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं लेकिन चाइना से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ जो है इंडिया को अभी आगे लेके बढ़ना चाहिए। तो लास्ट में जैसे राइटर कहते हैं कि देखिए अब ये जो फास्ट ट्रैक जो पार्टनरशिप है हमारा इंडिया और यूएसए के बीच में जो अभी बढ़ा है फिलहाल बिकॉज़ ऑफ चाइनाज़ एग्रेशन ऑन एलएसी, तो ये फिलहाल के लिए एक्सेप्शनल एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है लेकिन एक सिल्वर बुलेट नहीं हो सकता। सिल्वर बुलेट मतलब जब सिल्वर बुलेट चल जाता है तो ख़त्म हो जाता है कहानी, उसके आगे फिर कुछ नहीं होता। तो मतलब वो बात है कि ये अंतिम रिज़ॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये ऑब्जेक्शनल एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो इंडिया की है कि थोड़ा-सा यूएसए की तरफ जा सकता है क्योंकि चाइना और रशिया आपस में नहीं लड़ेंगे तो इंडिया को कहीं से सपोर्ट चाहिए, तो जिस वजह से यूएस की तरह हम लोग कंधे पे सहारा ले सकते हैं। लेकिन नेशनल और सिक्योरिटी कंसर्न जो है वो इंडिया का ये है कि चाइना कहीं न कहीं हमारा नेबरहुड है, उसके साथ हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं कर सकते और इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये है कि ज्योग्राफिकल रियलिटीज़ हमारे हिस्टोरिकल लेगेसीज़ और तो हमारे फ़ोकस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं, तो हमें इस तरह के जो रेसिडुअल कोल्ड वॉर माइंडसेट है, वो उसके ऊपर हमें नहीं जाना है और फिलहाल जैसे आरएसी जो डायनामिक है, वो फिलहाल सेंसिटिव हो या फिर ना हो, लेकिन ये यूएस, रशिया, चाइना ट्रायंगल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है और इस चीज़ को देखिए जैसे कि 2008 में जैसे इकोनॉमिकल रिसेशन आया था वर्ल्ड ऑर्डर में, तो उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे वर्ल्ड ऑर्डर में। उसके बाद फिर जो रशिया जो है वो क्रीमिया को हड़प लिया था 2014 में, उसके बाद भी जो सैंक्शंस लगे थे और उसके बाद भी बहुत सारा कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आए थे और उस मतलब जैसे वर्ल्ड ऑर्डर में सैंक्शंस लगते हैं और ये सब कुछ होता है तो इंडिया को थोड़ा बचा के चलना पड़ता है कि दूसरे देश भी जो है यूएसए और उसके अलाइज जो है वो सब उससे खफा ना हो जाए। जिस वजह से हम लोग उसमें थोड़ा-सा हम लोग ठीक-ठाक से चले और अब जो ऐसा कहा जा रहा है कि 2019 में जैसे कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लम चल रहा है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में और उसके बाद यूएस की जो प्रेसिडेंसी अब फिर से चेंज होगी नवंबर में, तो वो कैसे आते हैं, उनकी आइडियोलॉजी कैसी होती है, उसके अनुसार भी बहुत कुछ चेंज होगा। इसके अनुसार इसी की वजह से अभी हम लोग का ये जो रेलेवेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा मीटिंग चाइनाज़ इन ट्रांजिशंस विद एयर पावर। इस वाले आर्टिकल में राइटर कहते हैं जो कि पूर्व वाइस मार्शल रह चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में, रिटायर्ड हैं अभी और फिलहाल वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं आपके सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ के अंदर में। तो इनका ऐसा कहना है कि देखिए चाइना की जो एम्बिशंस हैं वो है कि वर्ल्ड ऑर्डर में उसको अपना एक सुपर पावर वाला जो एक तबका है वो बना के रखना है, आगे उसको एनहांस करना है। तो फ्यू किलोमीटर्स ऑफ इनहॉस्पिटल टेरेन्स मतलब कि वहाँ पे रहना जो है कि आपको जैसे पता है कि लद्दाख में उतनी आबादी है नहीं, वहाँ पे रहना-सहना बहुत मुश्किल होता है, एक तो ऑक्सीजन की कमी होती है, ऊपर से हार्श क्लाइमेट है। तो उस वाले जगह में अगर कोई इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये उस फ्यू किलोमीटर्स को वहाँ पे अपनाने की बात कर रहा है, तो नहीं। ये अभी आपकी सोच में थोड़ी कमी है, अभी आपको और कुछ समझना है क्योंकि ये तो कुछ इनिशियल स्टेप्स हैं उसके। देखिए, कहीं न कहीं जो स्ट्रैटेजी होती है आपकी लॉन्ग टर्म कहीं पे भी किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो उसमें जो स्ट्रैटेजी होती है वो आपकी कमोडिटी होती है। ऐसा कहते हैं प्रोफेसर लॉरेंस फ्रीडमैन, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट राइटर हैं। तो इसके मतलब मद्देनज़र इस डायलॉग को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप सोचोगे, तो इंडिया और चाइना के जो फ्रंटियर है, उसकी स्ट्रैटेजी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर और ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं सोच रहा है, अगर चाइना हमारे जो एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो एनुअल रिपोर्ट है, उस चीज़ को अगर वो पढ़ा होगा, तो वो देखेगा कि सिर्फ़ चाइना ही वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में नहीं सोच रहा है, अपनी सिक्योरिटी एनहांसमेंट के लिए नहीं सोच रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी सोच रही है। अगर आप देखिए कि एनुअल रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की 2002 से 2003 के बीच का एनुअल रिपोर्ट, तो उस टाइम पे हम लोग पर्शियन गल्फ इन द वेस्ट टू स्ट्रेट ऑफ मलक्का इन द ईस्ट
तक हम लोग सोच रहे थे, और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इन द नॉर्थ टू नियर द इक्वेटर इन द साउथ। अगर मैं इसको आप मैप में अगर आपको दिखाऊं, तो देखिए पर्शियन गल्फ जो है वो इस एरिया में आता है। ये पर्शियन गल्फ आपका दुबई और आपका ये इधर में कुवैत और ये सब जो कंट्रीज़ है, बहरीन, कतर, तो ये पर्शियन गल्फ के अंदर आता है यहाँ पे, बिकॉज हम लोग यहाँ पे छाबार पोर्ट और ये सब के अंदर हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जिस वजह से पर्शियन गल्फ जो है वो यहाँ पे हम लोग का आता है। उस तो यहाँ से इन्वॉल्व होते हुए ले करके हम लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है आपका इस जगह पे आता है, क्योंकि हम लोग का यहाँ से जो है शिप्स निकल कर जाता है आपका उधर जापान तरफ में, और फिर व्लादिवोस्टॉक में भी जो हम लोग डिस्कस किए, तो वो भी यहीं से जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ मलक्कन स्ट्रेट जो है वो इस जगह पे आता है। तो इतने दूर तक का हम लोग को बिल्कुल इंडियन नेवी जो है उसको देखने की बात है, और हम लोग की जो सिक्योरिटी है वो लोग अपने जिम्मे में लेना, बाकी जो उसके इधर उधर और बाकी है। और फिलहाल इसमें भी जैसे यहाँ पे मलेशियन कंट्रीज इन्वॉल्व रहते हैं, सिंगापुर, और अब जो है कि ऑस्ट्रेलिया से हमारी बातचीत चल रही है, वो भी हमारा इस एरिया में सिक्योरिटी में हमारा मदद करेगा। तो ये सब सारे कंट्रीज हम लोग को इन्वॉल्व कर करके हम लोग इसमें सिक्योरिटी हम लोग इसको देख रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर आप हाइट मतलब नॉर्थ साउथ की बात करो, तो उसमें हम लोग जो रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न रिपब्लिक कंट्रीज जो है आपकी सेंट्रल एशिया की, उनसे लेकर के हम लोग इक्वेटेरियल रीजन तक जितने भी जो इधर जो आइलैंड्स भी आते हैं, बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज आपको जैसे पता होगा, इधर डियागो और फिर उसके बाद मेडागास्कर और ये सब सारा, मेडागास्कर तो खैर नीचे है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे आइलैंड्स जो आते हैं यहाँ पे, तो उसको ज़्यादा मेन कंसर्न्स है हमारे सिक्योरिटी के ऊपर में, और उस चीज़ के ऊपर हम लोग जो है रिपोर्ट्स हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो निकालती रहती है। फिर उसके बाद 2018-19 2012-13 पहले देखते हैं। 2012-13 वर्जन जो है उसमें जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, और फिर उसके बाद जो जो एक्सटेंडेड नेबर कंट्रीज़ हैं, जैसे ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, इंडियन ओशियंस में, वो सब कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस के बारे में बात हुई थी। आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिपोर्ट आया था उसके अंदर। फिर 2018-19 वर्जन जो आया था उसके अंदर में जो इंडिया बात किया था कि कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में हम लोग को और ज़्यादा इन्वॉल्व होना है, बिकॉज अभी जो जितने मैरिटाइल एक्सरसाइजेस हम लोग कर रहे हैं, न्यू न्यू क्वाड और मलबार, ये सब सारा कुछ, तो वो सब के अंदर में हम लोग कैसे और ज़्यादा इन्वॉल्व होकर के हम लोग उसको और अच्छे तरीके से सिक्योरिटी जो है उसको इन्हांस कर सकते हैं। और जैसे चेन्नई टू व्लादिवोस्टॉक वाला भी एक नया हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। फिर इसी तरीके से अभी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ हम लोग इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हैं, वियतनाम और फिलिपीन, ये सब कंट्रीज़ से। तो ये सब एशियान कंट्रीज से अभी हम लोग ज़्यादा अभी हम लोग का इन्वॉल्वमेंट बढ़ना शुरू हो चुका है, बिकॉज अब चाइना से बॉयकॉट जब हुआ तो एशियन कंट्रीज बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो गए। तो ये सब जो है कि वो सब उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाला रिपोर्ट था, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो इसके बारे में लिखा हुआ था, लेकिन हाँ ठीक है, ये जो अभी बॉयकॉट वाला बात होगा वो रिपोर्ट के बाद में हुआ है, तो वो सब चीज़ नहीं लिखा होगा, लेकिन हमारे कंसर्न्स हैं उस तरफ में, हम लोग ज़्यादा अभी इस टाइम में देख रहे हैं। तो ये चीज़ जो हमारी जो रिपीटेटिव एक्सपेंशन हुआ है हमारे जो सिक्योरिटी स्फीयर का, तो वो चीज़ को चाइना को देखना चाहिए था, और कहीं न कहीं उसके अंदर साफ लिखा हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो कंट्री ऑफ कंसर्न है, लेकिन चाइना से जो है हम लोग का जो असेसमेंट है, रिलेशन विद चाइना है, वो एक ग्रेटर स्टेबिलिटी की तरफ हम लोग कहीं न कहीं बढ़ा है, और पार्टनरशिप हम लोग का और ज़्यादा डेवलप होगा कमिंग ईयर्स में, ऐसा लिखा था हमारे रिपोर्ट में। तो इस चीज़ को लेकिन बीजिंग जो है वो मिसरीड कर लिया कि इंडिया के एम्बिशंस किस प्रकार के हैं, और वो लोग कहीं न कहीं इंडिया भी जो है अपने सिक्योरिटी प्लानर्स को मतलब असेसमेंट करने में थोड़ा-सा विफल रहा है, बिकॉज़ चाइना का जो एक्सपेंसिव पॉलिसी है, एक्सपेंसिव, तो वो चीज़ को हम लोग समझने में थोड़ा-सा गलती कर दिए। और इसका नतीजा हुआ कि हम लोग को देखिए कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया के अंदर में ये चीज़ कर रहे हैं, मतलब मीडिया भी जो है कि और ज़्यादा इसमें आग में घी डाल रहा है कि चाइना पे लड़ाई, एलएसी पे लड़ाई, ये सब सारा कुछ। और उसके अलावा जो इंडियन आर्मी है और ये इंडियन एयरफोर्स है, ये लोग अपने आप को भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि किस प्रकार से अगर अगर कल होके अगर वॉर फ्रंट खुलता है तो हम लोग किस प्रकार से हम लोग एक दूसरे को सामना करेंगे। राइटर आगे कहते हैं कि जैसे अभी रफ़ाल इंडिया के अंदर अराइव हो चुका है, जैसे वेडनेसडे को ये आने वाला था, तो रफ़ाल के आने से जो एयर पावर है वो बढ़ गया, लेकिन सिर्फ रफ़ाल ही नहीं, इसके अलावा भी जो इंडियन एयर फोर्स की जो पावर है वो वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत ही रिनाउंड है, और इसके ऊपर जो एक्नॉलेजमेंट है वो वर्ल्ड के अलग लेवल से हमें मिले हैं। चाइना की जबकि उल्टा है, चाइना का ऐसा है कि इकोनॉमिकली पावर तो सब जानते हैं उसको, लेकिन उसके सोल्जर्स को सब मतलब उतना ज़्यादा मतलब भारी में नहीं लेते हैं, उनके मिलिट्री इनएक्सपीरियंस को सब जानते हैं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। चाइनीज़ जो सोल्जर्स हैं वो पूरे फाइटर्स हैं, हालांकि हमें इन्होंने इन्होंने हराया है, लेकिन वो हम हारे थे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, जो हमारे टेक्नोलॉजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हांस नहीं थे, और हम लोग को वहाँ पे तक
खाना, रसद ये सब कुछ पहुँच नहीं पाया, जिस वजह से हम लोग उस समय हार चुके थे। नहीं तो हम लोग उस समय हारते नहीं। तो इसके ऊपर वो कहते हैं कि देखिए गलवान वैली, पोंगसोंग तोंगसो जो भी है, यहाँ से अगर जो लोग जाते हैं चाइनीज़ वापस, तो इससे आप ये मत सोचिए कि वो लोग वापस चले जाएँगे, बिकॉज़ ऐसा पहले भी हुआ था 1962 में, जब एक बार वो वापस चले गए थे सब डी-एस्केलेशन प्रोटोकॉल के ऊपर मान करके, लेकिन फिर उसके बाद वो अक्टूबर में उस दिन वो फिर वो वापस आए और हमारे जो है वहाँ पे लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेवल पे हो गया। और चूँकि इंडिया जो है अनप्रिपेयर्ड था उस टाइम पे, तो इंडिया को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सहना पड़ा। तो ये अगर आप सोच रहे हो कि डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 की वजह से चाइना को प्रॉब्लम हो गया है, बीजिंग जो है, तो ये सोचना आपका गलत है। क्योंकि बीजिंग इतने छोटे बात पे जो है कि अपने नीतियों को चेंज नहीं करेगा, वो एक लॉन्ग टर्म उसका एक ये सोच है जिसके ऊपर ये सारा कुछ वो जो है वो कर रहा है। बीजिंग को भी ये चीज़ पता है कि अगर नवंबर तक ये सारा कुछ अगर चीज़ खिंच जाता है, तो उसके बाद जो इंडियन आर्मी है उसको वहाँ पे पहुँचने में, उस एरिया में एक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। जैसे पिछली बार भी अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे लड़ाई किया था, बिकॉज़ हमारे तरफ में उस टाइम पे जो टेरेन्स है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन चाइना की तरफ में बिकॉज़ उनका जो डेवलप्ड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस वजह से वो लोग काफ़ी अच्छा हम लोग के से ज़्यादा प्रिपेयर्ड माने जाते हैं उस टाइम पे। तो इस जगह पे जो है कि जो इंडिया एयर फ़ोर्स का जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काम में आ सकता है, बिकॉज़ जो इंडियन जो एयर फ़ोर्स है वो चाइनीज़ एयर फ़ोर्स इस चीज़ में उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती, बिकॉज़ उन वो देखिए एयर फ़ोर्स को उड़ने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए होती है, बिकॉज़ वो लोग बहुत ज़्यादा ईंधन जो है और वो जो उनका थ्रस्ट जो मिलता है वो ऑक्सीजन के बर्निंग से मिलता है उनको। तो उसके लिए उनको एक स्ट्रैटिफ़ाइड एक लिमिटेड हाइट पे उड़ना ज़रूरी है, नहीं तो फिर अगर ज़्यादा हाई ऊपर जाएँगे तो आपको ऐसा पता है कि जितना ऊपर हम लोग जाते हैं उतना ऑक्सीजन कम होता जाता है। तो जिस वजह से जैसे कि जो तिब्बत एरिया है, तिब्बत एरिया को हम लोग बोलते हैं विश्व का छत। तो उस वजह से वो क्योंकि वो पहले से ही जो उसका ज़मीन है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। तो उसके बाद जब ज़मीन ही उतना हाई है तो ज़मीन के बिल्कुल सटा के तो उड़ेगा नहीं कोई भी एयर फ़ोर्स। तो वो थोड़ा-सा वो और हाई पे ही उड़ेगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा और हाई आ जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वैसे ही आप सोचिए लद्दाख में इतना ऑक्सीजन कमी है, तिब्बत में और कितना ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी होता होगा। तो जिस वजह से वहाँ पे एयर फ़ोर्स जो चाइनीज़ एयर फ़ोर्स है वो थोड़ा-सा काम करने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और जबकि इंडिया में जो एयर फ़ोर्स है, इंडिया का एयर फ़ोर्स अपने लद्दाख रीजन में काफ़ी बढ़िया से काम कर सकता है। उसके बाद ये कहते हैं राइटर कि देखिए एयर फ़ोर्स और आर्मी के जो टैक्टिकल और जो स्ट्रैटेजिकल जो जो रेंजेस होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, बिकॉज़ जो आर्मी है वो जहाँ तक पहुँच पाती है सिर्फ वहीं तक की अपने स्ट्राइकिंग रेंज की वो लोग प्लानिंग बना पाते हैं। लेकिन जो एयर फ़ोर्स है वो एक लॉन्ग रेंज में और उसका जो मिसाइल है जहाँ-जहाँ तक पेनिट्रेट कर सकता है वहाँ तक का वो लोग अपना स्ट्रैटेजी बनाता है। लेकिन ये जो डोमिनेंस है एयर में, अगर हम लोग को स्ट्रैटेजिकली अगर हम लोग को हासिल करना है तो उसके लिए हम लोग को टाइमली परचेज़ करना बहुत ज़रूरी है, जो कि डिसीज़न तभी आएगा जब हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे सेंटर पे वो इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा-सा ध्यान दें। देखिए ये कॉस्टली तो है, लेकिन नेशन को के सिक्योरिटी के इश्यू पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हम लोग जो लास्ट मिनट स्क्रैम्बल्स हैं कि ये खरीद लो, मिग-21 खरीद लो, मिसाइल्स खरीद लो इज़राइल से, और फिर रशिया में जाकर के थोड़ा-सा डफाल का और थोड़ा-सा हम लोग बढ़ा देते हैं अपना ऑर्डर का नंबर्स। तो ये सब सारा से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में हम लोग को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जितने पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि अब एक फ्रेंच जनरल थे आपके पहले 18th सेंचुरी में, तो उनका ऐसा कहना था कि जो भी कंट्री है जो वॉर लाइक सिचुएशंस में चली जाती है, तो उनको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कहीं भी कोई वॉर जीतने के लिए आजकल जो हवा में जो एयरप्लेन की जो वेन साउंड होता है, उससे बहुत ज़्यादा सामने वाली जो कंट्री है या फिर जो वहाँ के जो सोल्जर्स हैं, उससे डरते हैं। और आपके साइड वाले जो सोल्जर्स हैं, उनका मोराल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और अगर आपके देश में ये चीज़ नहीं है, ये कैपेबिलिटी, तो कहीं न कहीं आपकी जो थल सेना है और बाकी जो सेना है, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे उनका स्पिरिट जो है वो लो होता है। क्योंकि उनको ऐसा पता चलता है कि हमारे जो देश है, उसके अंदर हम लोग को उतनी ज़्यादा प्रॉपर्ली आर्म नहीं किया गया है। हम लोग को बैडली आर्म्ड या फिर उसको कहें कि डिसआर्म्ड किया गया है। और ये कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म में आपका एक सिविलाइज़्ड नेशन के लिए थोड़ा ठीक नहीं है। तो क्या इंडिया में जो अभी रफ़ाल के आने से जो खुशी मनाई जा रही है, तो ये हम लोग ये सोचें कि हमारे इंडिया में भी ये सक्सेसिव नेग्लेक्ट का एक नतीजा है, जो हमारे गवर्नमेंट्स जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को इतना प्रॉपर्ली इक्विप नहीं की है, जिस वजह से जो अभी रफ़ाल आ रहा है तो इतना ज़्यादा खुशी मनाया जा रहा है कि अरे वाह! रफ़ाल आ गया, जबकि उतने नंबर में आ भी नहीं रहा है। तो अब इसके आगे जो है हम लोग के पास 3 ऑप्शंस बचता है।
अगर रफ़ाल अगर आ जाता है अभी फ़िलहाल तो उस इस टाइम पे भी अभी रफ़ाल आया है तो इसके अंदर हम लोग को अभी मिसाइल्स फ़िट करने में और उसको कैसे हम लोग को डिप्लॉय करना है, कैसे एक्ट करना है, उसके ऊपर बहुत सारा काम करना है। तो अब इसके आगे हमारे पास 3 ऑप्शन बच जाता है। पहला ऑप्शन कि अगर हम लोग को वॉर के अंदर मतलब अगर पॉलिटिकली ये चीज़ अगर निपट जाता है तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा और उनको मतलब गिव एंड टेक वाला सीन हो जाएगा। और कहीं न कहीं इस चीज़ के लिए हमारा इंटेलिजेंस जो फेलियर है वो ज़िम्मेवार है। सेकंड हमारा ऑप्शन है कि देखिए अगर फाइट अगर हो जाता है, अगर होने वाला होता है तो ये जो टाइम है हमारा, ये जो बीच का अभी जो टाइम है, तो उसमें हम लोग को अपना जो कैपेबिलिटीज़ है उसको और बढ़ाने के ऊपर काम करने का ज़रूरत है। और थर्ड जो है वो ये है कि अगर हम लोग फाइट को कैसे भी करके डिनाई कर सकते हैं, अगर हम लोग को दीवार मतलब एकदम बिल्कुल ऐसा हो कि फाइट हो जाएगा ऐसा उनकी तरफ से आ रहा है, तो हम लोग को ये चीज़ उनको यकीन दिलाने की ज़रूरत है कि अगर फाइट होता है तो हम लोग जीतेंगे। और ये हम लोग आप ये समझ के रखिए कि हमारे पास तरफ इतने सारे पॉइंट्स हैं कि हम लोग उसको ये चीज़ जता सकते हैं कि अगर फाइट होता है आगे तो सिर्फ हम ही और हम ही जीतेंगे। और ये उसके लिए पूरे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा उसके वर्ल्ड ग्लोबल पावर दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइनिंग कॉन्सिक्वेंस साबित हो सकता है। तो इसमें देखिए ये जो पूरा लड़ाई जो चल रहा है इसके अंदर जो नेबरहुड कंट्रीज़ है वो बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि आगे चल के जो एलिफेंट और ड्रैगन के बीच में लड़ाई होता है तो उसमें कौन जीतता है, एलिफेंट जीतता है या फिर ड्रैगन जीतता है? उसका आगे लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा असर होगा। और ये भी चीज़ आप समझ जाइए कि अगर अभी फ़िलहाल इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई होता है तो मतलब बॉर्डर फिर से कॉन्फ्लिक्ट होता है जैसे गलवान वैली में हुआ था उस टाइम पे। तो इस टाइम पे हम लोग जो चाइनीज़ है वो ये चीज़ से रिफ्रेन नहीं करेंगे कि वो लोग अब फिर से जो है कि लीथल वेपन नहीं यूज़ करेंगे। इस समय वो हो सकता है कि वो बेसबॉल और बैट वो सब लेकर के ना आएँ लेकिन उसकी जगह पे टीज़र गन जो कि इलेक्ट्रिक शॉक देता है या फिर लेज़र डेज़ल डेज़र तो जैसे कि उसको अंधा कर देते हैं सामने वाले को और ऐसे मतलब और भी उसके बहुत सारे कुछ-कुछ सीन हैं। फिर अल्ट्रासोनिक गन जिससे कि कान बहरे हो जाते हैं लोग, तो वैसा कुछ भी यूज़ कर सकती है चाइना। तो इसके लिए हम लोग को पहले से तैयार रहना चाहिए। तो अभी एक और हम लोग का आर्टिकल बच रहा है, मैं इसके बाद उसको डालता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर आर्टिकल फिर कोई देखता नहीं है, फिर वैसे ही फ्री फंड में डाल के कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।